हेलो पीपल, आई होप यूर ऑल डूइंग वंडरफुल 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 वंडरफुल। सब लोग बहुत मजे में हैं। टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट अ टॉपिक नेम ड्राफ्टिंग। यस अक्षदा साइली सब मजे में। यस यस शुरू कर रहे हैं बस ईशा, ठीक है ना बेटा जी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को थोड़ा सा ऑफन ट्रबल करता है, परेशान करता है, जबकि परेशान करने लायक टॉपिक नहीं। यस प्राज्वल एकदम आग लगा देंगे, चलो। बड़ी परेशान करने लायक टॉपिक नहीं है। सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुली। पहले इस टॉपिक के बारे में 2 मिनट बात करूंगा एंड देयर आफ्टर आई स्टार्ट। सुनो, सबसे पहली बात अच्छे से समझना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बच्चों ने जो दिमाग में डर बना रखा है ना, उसको हटाओ। पहले फोकस हियर। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग जो है ना, ये एक्चुअली बोलूं तो एग्जीक्यूटिव पे है ही नहीं। सुनना बहुत केयरफुली। ड्राफ्टिंग एक्चुअली एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में नहीं है। आपके सीएस प्रोफेशनल के अंदर, सीएस प्रोफेशनल हार्डली 5 मिनट लूंगा शुरू में इंट्रोडक्शन के लिए, फिर अपन टॉपिक पे आएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। सीएस प्रोफेशनल के अंदर देयर इज अ सब्जेक्ट, एंटायर सब्जेक्ट, देयर इज एन एंटायर सब्जेक्ट जिसका नाम है ड्राफ्टिंग। तो सीएस प्रोफेशनल में एक पूरा सब्जेक्ट इसमें ड्राफ्टिंग होता है। तो एक्चुअली कोई भी चीज को ड्राफ्ट कैसे करते हैं ये आप सीखते हैं सीएस प्रोफेशनल पे, ये आप सीखते हैं सीएस प्रोफेशनल पे। तो ये बात खत्म हो गई। हैविंग सेड दैट, द ड्राफ्टिंग एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में टेक्निकली नहीं है, सीएस प्रोफेशनल के सिलेबस में ड्राफ्टिंग है। तो आप एक्चुअली ड्राफ्ट कैसे करते हैं ये पढ़ते हैं सीएस प्रोफेशनल में। बट कभी कभी इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूटिव के कंपनियों के पेपर में एक आधा ड्राफ्ट पूछ लेती है। तो अगर अपन पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर देखेंगे तो उसमें से आपको दिखेगा एक अटेम्प्ट नहीं पूछा था, 2 अटेम्प्ट में 5-5 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट क्या स्टूडेंट को बस थोड़ा सा डराने के लिए करती है और एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। क्या बेटा जी सुनो, एग्जीक्यूटिव में भी देख लो क्या है, ताकि प्रोफेशनल में आके एकदम से ऐसा जो सरप्राइज केक है। सो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट ड्राफ्टिंग एट द एग्जीक्यूटिव लेवल। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ड्राफ्टिंग का कोई एक्सपर्टीज नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोफेशनल लेवल पे होता है डिटेल। ठीक है, अब सुनना। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम सर ड्राफ्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे। नॉट रिक्वायर्ड। सुना मेरी बात को। एग्जाम में अपेक्षा क्या करते हो, कितने मार्क्स की ड्राफ्टिंग आएगी? मेरे हिसाब से 5। अब देखो, एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाए तो बात अलग है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। बट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का ड्राफ्टिंग आएगा। इसमें आपको पता है मिलेंगे कितने? मैक्सिमम 3। ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन एग्जाम में जब 5 मार्क्स का आता है, बच्चा कैसा भी लिखे उसको 3 ही मिलते हैं, उसको 3 मिलते हैं। और मतलब आई हैव सीन बहुत सारी कॉपीज, राइट। एक्सेप्शन में आपको कह रहा हूं कि 100-150 कॉपीज में से कोई एक कॉपी में किसी को 4 मिल जाते हैं जो बहुत ही बेहतरीन लिख कर आया है। अदरवाइज नॉर्मली 3 या 2, 3 या 2, 3 या 2, 3 या 2। तो 5 मार्क्स के ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन में एग्जाम में मिलने 3 या 2 ही है आपको। ठीक है, तो उस पे आपको इस हिसाब सोचना है कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। आई बिलीव यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 60 मिनट्स ऑन ड्राफ्टिंग। 60 मिनट से ज्यादा अपने ड्राफ्टिंग पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जाम में मैक्सिमम 3 से 2 मार्क्स का आपको टॉपिक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, मिलने तो 3 से 2 है ना। अब अगर आपने 50 ड्राफ्ट को प्रैक्टिस भी कर दिया, सुनो प्रोफेशनल लेवल पे प्रैक्टिस करना है, पूरा पेपर है भाई। एग्जीक्यूटिव में आपने 50 ड्राफ्ट को लिख के भी देख लिया, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जीक्यूटिव पे आपने क्या करना है, बस फॉर्मेट देख के जाना। देयरफॉर सिंपली सी द फॉर्मेट। एग्जीक्यूटिव लेवल पे सिर्फ एक फॉर्मेट देख लो, प्रैक्टिस वगैरह ड्राफ्टिंग करने की जरूरत नहीं। बिकॉज कोई भी चीज को अगर आपने आधा सीखा है, गलत सीखा है, तो दैट इज नॉट सेंसिबल। प्रोफेशनल में अच्छे से ही सीखना। अभी सिर्फ एग्जाम लुकआउट से क्या अगर आ गया तो उसे हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे पूरा ड्राफ्टिंग कवर जरूर करेगा। फोकस करना अच्छे से। सर इन द एग्जामिनेशन इफ एट ऑल दे आस्क अ क्वेश्चन ऑन ड्राफ्टिंग, तो यू आर एबल टू आंसर दैट एटलीस्ट कि हाँ ये जो 3 मार्क्स है वो तो अपन लेके निकले शांति से। तो इसमें आपको बिल्कुल कुछ परेशान नहीं होना है, बहुत इजीली आप 3 मार्क्स लेके जाएंगे। पहले एक रूल है वो समझना, ठीक है। पहली चीजें क्लियर हो गई कि इसको लेके कभी पैनिक नहीं होना है। एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के कोई ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ते बैठना। अपने नॉर्मल सिलेबस पे फोकस करो, उसको बेहतरीन तरीके से करके जाओ। ये 2-3 मार्क्स का खेल है। मान लो गलती से एग्जाम में कभी 6-7-8 मार्क्स का भी ड्राफ्टिंग आ गया, तो भी वो मिलेंगे तो उसमें आपको 4 मार्क्स ही, 5 मार्क्स ही। तो इतना परेशान नहीं होना है, फोकस करना है ऑन योर मेजर कंटेंट। अब सुनो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एग्जाम में अगर ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आ जाता है आपका, सो देन नेवर अटेम्प्ट इन फर्स्ट हाफ। पेपर को हम लिखते रहे 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। जनरली मैं ऐसे सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि पहले 2 आवर्स में जो अपन को बहुत अच्छे से आता है वो लिखो, और लास्ट के 1 आवर में बचा हुआ पेपर लिखना चाहिए। दिस इज हाउ आइडियली यू शुड फॉलो। सुनना, ड्राफ्टिंग को हमेशा आपने लास्ट 1 आवर में रखना है, ये रूल बना के जाना।
कि ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो भी इसको आप कब करोगे, लास्ट 1 आवर में, फर्स्ट 2 आवर में नहीं करोगे, बिकॉज ये एक लो स्कोरिंग क्वेश्चन है। इसको अगर आप शुरुआत में करोगे तो आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे इसको, और यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आपके 20-25 मिनट्स एक ड्राफ्ट लिखने में वेस्ट हो जाएंगे, और मिलेंगे कितने, वही 3 मार्क्स, वही 3 मार्क्स। सो उससे बेटर है बेटा जी कि इसको लास्ट के 1 आवर में करो और वो 3 मार्क्स लेके जाओ। तो ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन इज कम जनरली लो स्कोरिंग क्वेश्चन, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं, बस ये ध्यान रखो कि आपने जो मैं बता रहा हूं ड्राफ्ट वो पढ़ के जाने सिंपल तरीके से, एंड उसके अलावा एग्जाम में लास्ट 1 आवर में ही इसको अटेम्प्ट करो, कोशिश करो जितना लास्ट में करो उतना अच्छा। बुरे से बुरे समय पे क्या होगा कि आपके 3 में आपको 5 में से 2 ही मिलेंगे, ये वर्स्ट कम सिनेरियो है, बट देयर आर अदर क्वेश्चंस वेयर यू कैन स्कोर ना। और आजकल तो पेपर बहुत स्कोरिंग बन जाता है, बिकॉज वो क्या करते हैं, सब क्वेश्चन दे देते हैं। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 सब क्वेश्चन है, तो वो चारों क्वेश्चन 1-1 मार्क के हो गए ना, राइट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत स्कोरिंग हो जाता है, बिकॉज वहां पे यू कैन स्कोर 4 on 4, 5 on 5, 6 on 6. So you should focus on those questions rather than focusing on these questions. Are we clear? मैं बेटा जी आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा हूं ना? एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे मैं क्लियर क्यों नहीं दिख रहा। चलो अक्षर एकदम क्लियर दिख रहा हूं ना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। चलो यार, सो ये हो गई ड्राफ्टिंग का एक ओवरव्यू। सो आई गेस सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग से डरना नहीं है, बिकॉज एग्जाम में अरे बेटा जी आना क्या है, एक क्वेश्चन आना है, और उसमें भी अगर आप दिन रात भी पढ़ के जाओगे बेटा जी तो भी वहां पे मार्क्स नहीं ही मिलने हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग ऐसा क्वेश्चन जो कि आप एक्सपर्टीज कर ही नहीं सकते। जैसे ड्राफ्ट मॉड्यूल ने दिए, मेरे नोट्स के एंड में मैंने मॉड्यूल के ड्राफ्ट दिए पूरे के पूरे, वैसे ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट है, वैसे ड्राफ्ट कोई स्टूडेंट लिख ही नहीं सकता ना एग्जीक्यूटिव लेवल पे, इट इज इम्पॉसिबल। प्रोफेशनल पे आप महीनों तक ऐसे ड्राफ्ट लिखने की प्रैक्टिस करते हो, आप एग्जाम के पहले 50 से 60 ड्राफ्ट तो लिख के जाते हो, तब जाके आप एग्जाम में ड्राफ्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे उतना टाइम इन्वेस्ट करना इज नॉट सेंसिबल फॉर यू एज अ स्टूडेंट, एंड हेंस एकदम सिंपल तरीके से समझ लो ड्राफ्टिंग के अंदर क्या पढ़ के आना है, सो दैट यू विल बी एबल टू हैंडल इट ऑल। चलो करो, बहुत बढ़िया। अब आता है सबसे पहले फॉर्मेट्स पे, देखो सुनो, सबसे पहले मैं बात करूंगा बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, एकदम इजी से पार्ट है दैट हाउ डू यू ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन, कि अगर एग्जाम में आ गया ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन, तो बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट कैसा होता है पहले समझो। चलो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट कैसा है, ये मैंने पहले एक फॉर्मेट बना रखा है पूरा, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आप लिखते हैं पर्पस, कि वो बोर्ड रेजोल्यूशन किसके लिए है। मान लीजिए इट इज देयर इज अ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर बायबैक, तो यहां पर लिखा होगा फिर फॉर बाइंग बैक ऑफ सिक्योरिटी, ऐसे हेड पे, दूसरे कलर ले लेते हैं अपन। सो हियर यू राइट द पर्पस, के बोर्ड रेजोल्यूशन क्यों पास किया जा रहा है, तो मान लीजिए यहां पे आपने लिख दिया बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। दूसरी चीज पासिंग अथॉरिटी, अब बोर्ड रेजोल्यूशन पासिंग अथॉरिटी हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होंगे, और देन नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन, के रेजोल्यूशन कैसा है, तो रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी। नाउ आई विल टेल यू, बोर्ड मीटिंग के जितने डिसीजन होते हैं ना, 99% डिसीजन मेजॉरिटी से लेते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे यूनानिमस रेजोल्यूशन लेना होता है, याद आ रहा है लोन लेते टाइम, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे आपको लोन देते टाइम, इन्वेस्टमेंट करते टाइम 186 के आसपास कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं जहां पे आपका यूनानिमस अप्रूवल है, अदरवाइज हर जगह मेजॉरिटी आता है, हर जगह मेजॉरिटी आता है। तो एकदम सिंपल, पासिंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। देन यू हैव टू राइट रिजॉल्व्ड दैट। व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब ये हमने मिलकर डिसाइड किया, निश्चित किया, रिजॉल्व्ड दैट, ऐसा डिसाइड किया है, ऐसा है, रिजॉल्व्ड दैट। अब यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इसका इतना लोड नहीं लेना, जो भी क्वेश्चन में है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है यू हैव टू बाय बैक द शेयर्स, तो रिजॉल्व्ड दैट द कंपनी हैज डिसाइडेड टू बाय बैक 5% ऑफ इट्स टोटल शेयर्स, दैट इज अमाउंटिंग टू 5 लाख शेयर्स। आपको एक और लाइन लिखनी है, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट, कुछ जगह आपको मिलेगा फर्दर रिजॉल्व दैट, ठीक है, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट करके एक और पॉइंट, दैट द शेयर्स विल बी इशूड ऑन दिस डेट एज ऑन दिस डेट, ऐसा कुछ। सो देन आपको बहुत आसान है, अरे बहुत मतलब बहुत ही आसान है ये। आई थिंक इतना, ये जो हाफ एन आवर भी होगा ना, ये आपके एग्जाम में ये 3-4 मार्क्स दे देगा आपको आराम से, कंफर्टेबली। So you have to understand कि कितना समय देके कितने मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। So understand very carefully. So this is the format. Of course, I can teach drafting for 10 hours also, but then it is not going to be worth it. 10 hour पढ़ के बच्चे के 4 मार्क्स भी श्योर नहीं है, फिर भी 3 या 4 ही होंगे। तो भाई साहब अगर आप इतने कम तरीके से इसको पढ़ के और ला सकते हैं एग्जाम में 3 मार्क्स, so that is the best approach. फोकस करना बहुत अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। सो फॉर्मेट क्या है बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का फॉर्मेट चल रहा है पर्पस, पासिंग अथॉरिटी, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्व दैट, फर्दर रिजॉल्व दैट,
याद रहेगा क्या बेटा जी? सबसे पहले पर्पस देखते हो, पासिंग अथॉरिटी, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, ये सब याद रखना है। पासिंग अथॉरिटी, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा एट एग्जीक्यूटिव लेवल। इस लैंग्वेज से फर्क पड़ता है एट प्रोफेशनल्स लेवल, नॉट एट एग्जीक्यूटिव लेवल। सो दिस इज हाउ यू ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन। चल हम यहां पे देखते हैं अब अगर बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना कैसा है, देखिए याद है कि नहीं है। व्हाइट पेज ले लेता हूं, बोर्ड रेजोल्यूशन है, फॉर्मेट बना रहे हैं। सर ऐसा बॉक्स बनाने की आवश्यकता है कि एग्जाम में? नहीं, बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहां पे लिखोगे पर्पस, तो पर्पस में मान लो लिख दिया आपने बायबैक ऑफ शेयर्स। यहां पे आ जाएगा आपका पासिंग अथॉरिटी एंड नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, और ये भी लिखोगे पासिंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, सिंपल मेजॉरिटी, रिजॉल्व्ड दैट, फिर यहां पे कुछ और, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट, यहां पे कुछ और। आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा आसान है? आकाश पूछ रहे हैं बस इतना ही लिखना है क्या? यस आकाश, यस। अगर बोर्ड मीटिंग का नोटिस आएगा तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, सिर्फ इतना सा लिखना है। मैंने आपको क्या बताया जो आपको याद होना चाहिए, क्लियर। यहां पे पर्पस लिखोगे, यहां पे पर्पस लिखो, ओ बेटा जी ऐसा क्या हो रहा है, यहां पे पर्पस लिखोगे, पासिंग अथॉरिटी, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयरहोल्डर सॉल्यूशन, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट। अब यहां पे जो कंटेंट आएगा ना, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट। अब उसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, देखो, जैसे कि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का कॉमन सील अडॉप्ट करें, डिसाइड करें कि ये कॉमन सील होगा, उसका रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले पर्पस, अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील, ये सेक्शन नंबर मैंने यहां पे लिखा है, बट आप एग्जाम में तो नहीं लिख पाओगे सेक्शन नंबर। अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील, पासिंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी, रिजॉल्व्ड दैट the common seal of the company as placed by the chairman and approved by the meeting as an impression of which has been taken at the margin of the minutes be and is hereby adopted as a common seal of the company, कि जो कॉमन सील में डिसाइड किए इज अडॉप्टेड एज कॉमन सील ऑफ द कंपनी। रिजॉल्व फर्दर दैट, इन्होंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं, कुछ लोग रिजॉल्व दैट भी लिखते हैं, अपन रिजॉल्व फर्दर दैट लिखेंगे। रिजॉल्व दैट द कॉमन सील shall be kept under the safe custody of the company secretary. The seal should not be affixed to any document instrument except in presence of two director company secretary who shall sign every document to which the seal is affixed. और ये खत्म हो गया ड्राफ्टिंग ऑफ अ बोर्ड रेजोल्यूशन। डन, ड्राफ्टिंग ऑफ अ बोर्ड रेजोल्यूशन खत्म भी हो चुका है। आर यू पीपल अंडरस्टैंड? तो मेरा विश्वास मानो, ड्राफ्टिंग इज नॉट समथिंग व्हिच इज रियली वेरी डिफिकल्ट, बट हाउ इट वर्क्स इज दैट अ पर्सन डज नॉट रीड द फॉर्मेट्स एंड ही जस्ट पैनिक्स, अरे ड्राफ्टिंग डिफिकल्ट, ड्राफ्टिंग डिफिकल्ट, ड्राफ्टिंग। अरे आप सिर्फ फॉर्मेट देख के जाओ और एग्जाम में जो मार्क्स है वो आप ऐसे निकाल लो, बिकॉज एग्जीक्यूटिव लेवल पे दिस पार्ट इज नॉट फोकस्ड ऑन। ये जो कंटेंट वाला पार्ट है ना, इस पे एग्जीक्यूटिव में फोकस ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव में इतना सा फोकस है कि बच्चे को थोड़ा फॉर्मेट का आइडिया है क्या? हाँ आइडिया है, बहुत बढ़िया है, आगे प्रोफेशनल में वो ड्राफ्टिंग पढ़ने ही वाला। ड्राफ्टिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन समझा क्या? इमेजिन करो, आंखें बंद करके देखो, ड्राफ्टिंग ऑफ, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यू हैव टू ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या लिखोगे? सबसे पहले पर्पस जो आ गया वो लिख दिया, पासिंग अथॉरिटी, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, उसके आगे भरोगे पूरा, आप पूरा भर दोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आर यू पीपल विथ मी? समझ में आ रहा है कैसे बच्चों? आर यू पीपल विथ मी गधों? बोर्ड रेजोल्यूशन समझ में आया क्या? आकाश कह रहे हैं कि इज इट ओके इफ वी डू नॉट राइट अ कंटेंट? नो, अगर आप अंदर का कंटेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखना है। तो क्वेश्चन में जो भी देखो, क्वेश्चन ऐसा वन लाइनर आ सकता है, जैसे कि लिखा है पे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील, तो ये आपको मन से कुछ भी लिख देना है, दैट द कंपनी इज डिसाइडिंग टू अडॉप्ट दिस एज देयर कॉमन सील, ठीक है। ये आपको मन से लिखना है, ये जो येलो में लिखा है, आपका फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। देखो और एग्जांपल दिए मैंने नोट्स में, ये नोट्स बेटा जी आप सबको मैं दे दूंगा, ठीक है, तो इसकी चिंता मत करो। ये देखो, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, पर्पस चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, पासिंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, खत्म, सेम है। अब यहां इन्होंने क्या लिखा है? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बी शिफ्टेड फ्रॉम, से फॉर एग्जांपल फ्रॉम within the same city, from Navipet to Kalyani Nagar, Pune. Further that the company secretary be and he is by authorized to file e-form with the registrar of companies Pune. तो बस अपने हिसाब से आप यहां पे एक दो लाइन लिख सकते हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे दिए आपके लिए। ये एक और बोर्ड मीटिंग का दिया, ये एक और दिया, ये एक और दिया,
ये एक और दिया, आर यू अंडरस्टैंडिंग, बोर्ड मीटिंग के। तो ये मैंने इसमें बहुत सारे दिए। आपको एक भी व्यक्ति को बैठ के ये नहीं करना है कि हम बैठ के सर ये सब अच्छे से याद कर लेते हैं, गधे हो आप अगर आप ये सब बैठ के याद कर रहे हो तो। आप अगर ये सब याद करो बैठ के, गधे हो, बिकॉज एग्जाम में इनमें से कोई एक नहीं आएगा, एग्जाम में कुछ भलता ही नया आएगा। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मेट। कोई भी उठा लिया, ये क्या है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, सेम पर्पस क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, पासिंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट। अब यहाँ पे अपॉइंट कर दो ऐसा कुछ कि हम इस व्यक्ति को अपॉइंट करने का विचार कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर ये सारा काम करेगा। आई एम क्लियरली सेइंग यू एंड अगेन सेइंग यू दिस, यू हैव टू राइट समथिंग फॉर श्योर। आप ब्लैंक छोड़ के नहीं आ सकते हो गधों। लेकिन यहां पे आपने कुछ भी लिखा चलेगा, इस बेस पे एग्जीक्यूटिव पे आपकी चेकिंग नहीं की जाती, इस बेस पे एग्जीक्यूटिव आपकी चेकिंग नहीं है। सिंपल रीजनेबल लिखो, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रीजनेबल पॉइंट लिख दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एग्जाम में अब देखो सुनो, कितना 5 मिनट लगा बेटा जी सिर्फ, और एग्जाम में अगर ड्राफ्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग आ गया तो आप कर लोगे ना। और एग्जाम के एक दिन पहले सुबह आपको इस पे 5 मिनट भी नहीं देने। देखा पहले फॉर्मेट देखा, अरे हाँ फॉर्मेट 4-5, उसके बाद फॉर्मेट देखा, याद आ गया हाँ ड्राफ्टिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग के लिए क्या होता है, पर्पस लिखना होता है, पासिंग अथॉरिटी, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, खत्म, डन, हाथ ऊपर। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग? So this is how your life can become very easy. This is how your life can become very easy. क्लियर है क्या बेटा जी? बोलो सरकार। ड्राफ्टिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एकदम क्लियर है, एग्जाम में आएगा, आराम से फोड़ दोगे आप लोग। क्लियर है बेटा जी? आकाश क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखोगे ना, नेक्स्ट देख के आप बहुत खुश होगे। नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग ऑफ जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन। अभी भी रेजोल्यूशन ही ड्राफ्ट कर रहे हैं। पहला अब मैंने पढ़ाया क्या, बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना, अब आया जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना। अरे बेटा जी आपको नहीं लगता कि सेम है? सेम है। देखो पर्पस, पासिंग अथॉरिटी, यहां पे क्या हो जाएगा, जनरल मीटिंग। नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन आपको देखना होगा कि उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, ये आपको देखना होगा। देखो बोर्ड मीटिंग में तो सिंपल मेजॉरिटी होता है तो ठीक है, जनरल मीटिंग तो ऑर्डिनरी भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके लिए ऑर्डिनरी है या स्पेशल है, ठीक है। और ये आपको पता होगा, इतना कंपनी हम पढ़ के गए। रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट। अब आपको याद होगा ना, तो जब मैंने आपको कंपनी का बैच शुरू किया था बेटा जी, तब मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, हर एक को क्लियर है। अगर स्पेशल बिजनेस, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, बाकी सब स्पेशल बिजनेस होता है। अगर स्पेशल बिजनेस है देन यू हैव टू आल्सो राइट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, राइट। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हैज टू बी गिवन ओनली फॉर स्पेशल बिजनेस। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है सिर्फ मात्र केवल स्पेशल बिजनेस के लिए। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया हो, वैसे तो ऐसे चिंता की बात नहीं, एग्जाम में दिया होता है क्वेश्चन में कि ये आपने जनरल मीटिंग नोटिस बनाना है और साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी बनाना है। और अगर कुछ नहीं दिया है मान लीजिए, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो जो इशू है वो ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल बिजनेस है। अगर वो ऑर्डिनरी बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए। क्लियर है? और कौन सा होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कौन सा होता है स्पेशल बिजनेस? ये चारों को छोड़ के जो भी होगा वो स्पेशल बिजनेस ही होगा। 4 बिजनेस क्लियर है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर की बात कर लो आप, आपका जो डिविडेंड पेमेंट हो गया वो हो गया, आपका कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, ये 4 होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, इसके अलावा सारे स्पेशल बिजनेस। चलो अब इसको आप देखोगे, मैंने इसके भी कुछ फॉर्मेट्स दिए आपके लिए, बहुत ईजी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट to change of register office within a state from the jurisdiction of one ROC to another। एक ROC से दूसरे ROC पे लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए आपका कौन सा रेजोल्यूशन आता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। याद आ रहा है बेटा जी आपका, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, ये आपने सेटिंग अप में कहीं पे पढ़ा होगा, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। तो ऑल्टरेशन ऑफ एमओए के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सुना, सबसे पहले यहां पे आप पर्पस लिख दोगे पूरा का पूरा, पासिंग अथॉरिटी जनरल मीटिंग, नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन। अब देखो यहां पे लाइन लिखने के लिए ज्यादा नहीं, तो रिजॉल्व दैट करके एक ही लाइन लिखती, रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट, दिस रेड विद दिस एंड सब्जेक्ट टू दिस, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्लेस ऑफ आरओसी हैज प्रेजेंटली सिचुएटेड इन मुंबई एंड इज नाउ चेंज टू पुणे। कि हम मुंबई से रजिस्टर्ड ऑफिस को पुणे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कंटेंट लिख सकते हो, राइट।
ये हो गया आपका कंटेंट खत्म। सर रिजॉल्व फर्दर दैट, चाहो तो एक और पॉइंट लिख दो, चाहो तो एक और पॉइंट लिख दो, दैट द अप्रूवल, that all the resolutions have been drafted and CS has been authorized to file that resolution। खत्म खत्म, ऐसा आप लिख सकते हो, that CS will be handling all the filing। फिर सिंस दिस इज अ स्पेशल बिजनेस, तो इसके साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होता है, जो आइटम का डिस्कशन हो रहा है उसके थोड़े डिटेल्स लिख दो। तो मान लो आप रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करो, उसका पूरा एड्रेस दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Presently, the company's registered office is located at this in the city of Mumbai. The board of director of a company at their meeting on this have decided to change the location and so on, so on, so on, so on. समझना ध्यान से मेरी बात को। As a examination में चेकर, जब मैं कंपनी लॉ के पेपर में ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, मैं ये कंटेंट नहीं पढ़ता, मैं क्या चेक करता हूं कि बच्चे ने फॉर्मेट ठीक रखा कि नहीं रखा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, रिजॉल्व दैट, ये चीजें लिखी है कि नहीं लिखी है, टॉपिक की हेडिंग दी है कि नहीं दी है। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपके अंदर का कंटेंट इज नॉट सो रेलेवेंट, नॉट सो रेलेवेंट। उसको आप अपने मन की लैंग्वेज में जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, एक फेयर आइडिया के साथ में, लेकिन व्हाट इज रेलेवेंट इज दी फॉर्मेट, इज दी फॉर्मेट। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मेहनत, मेरे पास बहुत समय है, मैं भाई एक ही ग्रुप दे रहा हूं और एक ग्रुप में मेरे 2-3 पेपर में एग्जामिनेशन है, तो आप चाहो तो ये सब बैठ के याद कर सकते हो, तो आप चाहो तो ये सब बैठ के याद कर सकते हो, बट इट इज नॉट वर्थ इट। आई विल टेल यू, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में तो ड्राफ्टिंग पे क्वेश्चन ही नहीं था, एग्जाम में ड्राफ्टिंग पे क्वेश्चन ही नहीं था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। सो इस कारण से यू टू मेक अ बैलेंस आउट ऑफ इट। तो व्हाट यू हैव टू डू एज अ टीचर, व्हाट आई एम रिकमेंडिंग इज यू टू एंश्योर दैट यू आर थरो विद द फॉर्मेट, कि कम से कम आप बच्चे फॉर्मेट को लेके एकदम थर हैं, कि फॉर्मेट एकदम क्लियर बेटा जी, तो वहीं पे आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। चल फिर मैंने इसके बाद में आपको फॉर्मेट दिए एक आधा, ताकि आप लोग उसको सिर्फ रीड भी करोगे, याद बात कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीड भी करोगे तो यू गेट अ फेयर आइडिया कि हाँ इस तरह से होता है। सेम वही चल रहा है भाई साहब, क्या करना है हमको, ये टॉपिक वेरिएशन ऑफ शेड्यूल राइट, पासिंग अथॉरिटी, जनरल मीटिंग, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अंदर का कंटेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, सेम सेम बहुत सारे आपको दिए मैंने अभी, जस्ट सो दैट यू कुड गिव इट अ गुड रीडिंग। रुक जाना अभी, अब जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, फोकस करना। प्रज्वल कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में रिजॉल्व दैट ही रिपीट किया तो चलेगा, कर सकते हो, बट प्रज्वल जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को सीधा सेंटेंस की तरह लिखा तो भी चलता है। देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देखो रिजॉल्व दैट वगैरह कुछ नहीं लिखा है ना, उसको सिंपल एक पैराग्राफ की तरह लिख दो। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को आप अपने एक पैराग्राफ की तरह लिख दो कि ये स्पेशल फीचर है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो कह दो कि पहले यहाँ पे था, अब यहाँ है, बोर्ड मीटिंग ने अप्रूवल दे दिया, आप शेयर होल्डर का अप्रूवल ले रहे हैं, ऐसा कुछ, और सीएस पूरा फाइलिंग हैंडल करेगा, सिंपल। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आपको फर्दर दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक लाइन छोड़ी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की हेडिंग दी और सीधा का सीधा उसके अंदर का एडिशनल कंटेंट लिख दिया। चलो मैं आपको क्या पढ़ा चुका हूं अभी, मैंने आपको एक टाइप का, अगर एग्जाम में ये 2 टाइप के ड्राफ्ट आए तो आप हैंडल कर लोगे क्या। एग्जाम में अगर रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने का है तो आप हैंडल कर लोगे। हमने 2 प्रकार के रेजोल्यूशन पढ़ लिए, एक होता है बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन, वो भी हमने अच्छे से कर लिया, और दूसरा होता है जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन। तो बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन भी हो चुका है, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन भी हो गया। आई गेस आप लोग बहुत कंफर्टेबली हैंडल कर पाओगे। एकदम सिंपल ये हुआ, पर्पस, पासिंग अथॉरिटी, नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, खत्म। और वहीं जनरल मीटिंग की बात करूं तो वहां पे भी सेम ही है, पर्पस, पासिंग अथॉरिटी, नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन, पासिंग अथॉरिटी, जनरल मीटिंग, नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन डिपेंड करता है ऑर्डिनरी है या स्पेशल, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, एंड इफ रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। So you to just ensure that you are good with the headings, with the topic, with the background, with the format. And I hope you can do that. I hope you can do that. ठीक है क्या बेटा जी? Are you all with me? Just tell me. Are you all with me? अभी तक सब मेरे साथ ना बहुत ज्यादा इजी चल रहा है अभी तक। अरे बिल्कुल, मतलब कैसा होता है कि आप लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं कुछ चीजों को लेके, जिसको लेके आपको परेशान होना ही नहीं चाहिए, राइट? जस्ट टेल मी, आर यू ऑल विथ मी अप टिल हियर? यहां तक सब मस्ती में, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बोलो मेरे को, आर यू ऑल विथ मी अप टिल हियर? सब लोग एकदम कंफर्टेबल हैं?
बहुत बढ़िया, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काइली, अलीशा, अक्षता, परफेक्ट। अब सुनो, ये हो गए दो चीजें, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन। अब हम आ रहे हैं तीसरी चीज पे, दैट इज नोटिस। कि एग्जाम में अगर नोटिस ड्राफ्ट करने का आ गया तो क्या। और बेटा जी सुनो ना, जैसे ही मतलब चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन ये जो भी मैंने दिया ना एक बार रीड जरूर कर लेंगे। ये रीड करने से क्या होगा, गेट अ फेयर आइडिया कि एग्जाम में कैसे लिखना है, तो बस एक बार रीड करना है और कुछ भी नहीं। नोटिस फॉर मीटिंग। अब आ रहा है कि मीटिंग के नोटिस दे रहे हैं। सुनो, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना अलग था, नोटिस अलग है। नोटिस क्या होता है, जो अपन बोर्ड मीटिंग के 7 दिन पहले देते हैं, जनरल मीटिंग के 21 दिन पहले देते हैं। क्लियर है कि जनरल मीटिंग के 21 दिन पहले सारे शेड्यूलर्स तक नोटिस पहुंच जाना चाहिए, वही नोटिस की बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा जी, बहुत आसान है। बोर्ड मीटिंग का नोटिस हो या जनरल मीटिंग का नोटिस हो, मोरलेस सेम रहता है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये बोर्ड मीटिंग का नोटिस है। बोर्ड मीटिंग के नोटिस के सबसे पहले देखो, भले ही फॉर्मेट में ऐसा लिखा है ना, सिन, वेबसाइट, ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, डेट, आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिख पाओगे। आपको एग्जाम में इसको एक के अंडर एक ही लिखना पड़ेगा। सुनो, तो एग्जाम में बेटा जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा नोटिस का। नोटिस के फॉर्मेट में बॉक्स बना दो तो अच्छा है मेरे हिसाब से, कोई भी ड्राफ्ट करो ना तो बॉक्स बना दोगे तो इट विल लुक लुक्रेटिव। अब यहां पे इस तरह से आपने एक के बाद एक सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, फैक्स नंबर, सिन नंबर वगैरह सब, और सब होने के बाद यहां पे डेट। समझ में आ रहा है, क्योंकि भले ही हम लोग यहाँ पे, मेरे तो क्या बुक है टाइप किया हुआ है ना, तो इसलिए एक लाइन में आ गया है। जब आप इसको फिल करोगे तो आप एक लाइन में उसको लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए आप एक के बाद एक लिखेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, सिन नंबर, वेबसाइट कंपनी की, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, और उसके बाद में नीचे राइट हैंड साइड पे डेट। आप समझो, आप कोई भी कंपनी का नोटिस उठाओ, आप कोई भी कंपनी का नोटिस उठाओ, आपको कंपनी का नोटिस इसी प्रकार से मिलेगा। आप कोई भी कंपनी का नोटिस उठा लो, आपको कंपनी का नोटिस हमेशा इसी प्रकार से मिलेगा। क्लियर बेटा जी, तो ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में आ गई। उसके बाद में डेट। डियर सर और मैम, अगर एग्जाम में नाम दे दिया है तो उसके हिसाब से आप सर या मैम लगा लोगे। नाम मेल का दिया है तो सर, फीमेल का तो मैम, और अगर नाम वाम कुछ नहीं दिया, डायरेक्टर बोला तो डियर सर और मैम। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन दिस और दिस डेट ऑफ दिस एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। 25th March 2020 it will be held at the registered office of the company at 10 a.m. to transact the business set out in the agenda, copy of which is enclosed। मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें तो दिमाग नहीं लगाना, ये क्या लिख देना है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस है तो सिंपल तरीके से भाई साहब, that the board meeting is scheduled, I am hereby directed to inform you that the board meeting is scheduled at this given point of time, यहाँ पे at registered office, the agenda is enclosed herewith। बस खत्म। यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग, कि प्लीज आओ सब, बाल मनोहर है हमारे। और फिर राइट हैंड साइड पे योर्स फेथफुली फॉर, जो भी कंपनी का नाम ऊपर लिखा था, कंपनी सेक्रेटरी। एग्जाम में कभी भी ड्राफ्ट के अंदर अपना नाम नहीं लिखना है, खुद का नाम लिख के आना नहीं, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, और फिर नीचे बस ये एनक्लोज्ड एज अबव। एनक्लोज्ड एज अबव का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा होता है और उसके बाद में एजेंडा दिया होता है, तो अपन को एजेंडा नहीं लिखना है, बस एनक्लोज्ड एज अबव, खत्म हो गया। बस इतना सर, मैं आपको कह रहा हूं दीवानों जैसे आसान है, आप तो बस टेंशन लेके बैठे थे। फोकस करना अच्छे से। दूसरा, ड्राफ्ट नोटिस फॉर सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग, वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग सब्सीक्वेंट होगा तो बाकी सब तो सेम होगा, ये सब लिख दिया सीक्वेंस में, फिर डेट लिख दिया, डियर सर मैम, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन दिस डे एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एट 10 a.m. to transact the business set out in the agenda. You are requested to make it convenient to attend the meeting. A copy of the agenda of the business is enclosed. Yours faithfully for this company, company secretary, enclosed as above. हा, आपको नहीं लग रहा क्या कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही आसान चीजें हैं? ये कुछ जरूरत से ज्यादा आसान चीजें। These are certain things which are और easy, क्या मतलब there is no word to it. It is just that you just were required to get a fair idea, a box, a format. ठीक है, ईशा का एक सवाल है कि सर यहां पे हम XYZ लिखेंगे, चलेगा बिल्कुल, ABC XYZ ऐसा लिख सकते हो, नाम नहीं लिखना है खुद का बस। ठीक है, चल सर ये तो बोर्ड मीटिंग के नोटिस भी अच्छे हैं। अब सुनो सुनो सुनो, दिस इज अ नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, बट व्हेन इट कम्स टू नोटिस, जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग के नोटिस सेम ही होते हैं। देखो, कंपनी का नाम, डिटेल्स, एक के नीचे एक, डेट राइट हैंड साइड पे, नोटिस लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो चलता है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट
EGM of the company will be held at this to transact the following business। फिर यहां पे आपने बिजनेस लिखना होता है, तो एक बिजनेस तो एक ही लिख दो, ठीक है। To consider and if thought fit to pass without modification the following resolution as an ordinary resolution in respect of which special notice has been received। क्या हमें स्पेशल नोटिस मिला था फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, तो वो हम पास करना चाह रहे हैं। सुना ध्यान से, resolved that Mr. XYZ be and is hereby removed from the office of auditor company with effect from the conclusion of the meeting। A copy of representation has been set out for ABC by order of the board company secretary। और इधर वापस डेट आ गई। नोट आता है, रुको 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 रुको, नोट क्या आता है, जो मेंबर अटेंड नहीं कर सकता वो प्रॉक्सी भेज सकता है, प्रॉक्सी का नोट आता है। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे रखा है, इसका भी नोट आता है, क्योंकि नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है। फिर एनेक्सचर, क्या क्या एनेक्स किया है, एनेक्स किया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर ये तो डिफिकल्ट हो गया, नहीं बेटा जी, अभी देखेंगे, पहली बार देख रहे हो ना इससे डिफिकल्ट लग रहा है, अभी देखते हैं वापस, बहुत ईजी लगेगा। सुनो, कोई भी नोटिस हो, ये हम अभी तक देख रहे थे बोर्ड मीटिंग का नोटिस था। बोर्ड मीटिंग का नोटिस बहुत आसान है, कंपनी का नाम, कंपनी के डिटेल्स, डेट, डियर सर और मैम, आई एम हियर बाय डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दिस, योर प्रेजेंस इज हाईली रिक्वेस्टेड, यहां पे लिख दिया फॉर कंपनी का नाम XYZ एनक्लोज्ड, खत्म, खत्म हो गया। फर्क क्या होता है, कभी कभी ये तो बोर्ड मीटिंग हो गया, जनरल मीटिंग के नोटिस में माइनर एडिशंस आ जाएंगे। क्या माइनर एडिशंस आ जाएंगे, इसी प्रकार से कंपनी का नाम, इसी प्रकार से डेट, डियर सर और मैम, और यहां पे दैट द AGM और EGM ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी ऑन दिस डेट एट दिस प्लेस, ओके। और फिर यहां पे आप लिख सकते हो कि क्या आप डिस्कस करने वाले हो। सुनो, अगर ऑर्डिनरी बिजनेस, ये तो आपको पता है ना, आप पूरा कंपनी लॉ पढ़ चुके हो, तो ये तो आपको पता है दैट इफ एट ऑल देयर इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस, तो बात खत्म हो गई, तो कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे होते तो बात खत्म, ये कर दिया। इसके बाद आप सिंपल सोच लिख सकते हो, योर्स फेथफुली, कंपनी का नाम ऐसा, और यहां पे 1 और 2 नोट, खत्म हो जाएगा। जनरल मीटिंग फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस ऐसे खत्म हो जाएगा। जनरल मीटिंग फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस ऐसे खत्म हो जाएगा, कंपनी का नाम, कंपनी के डिटेल, डेट, डियर सर मैम, द जनरल मीटिंग हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस प्लेस, ऐसा 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 ऐसा, योर्स फेथफुल फॉर दिस कंपनी XYZ। नोट 1 एंड 2, एक नोट आता है प्रॉक्सी का, एक नोट आता है प्रॉक्सी का, और एक ही नोट आएगा, यस, नोट 1 प्रॉक्सी का एक नोट आएगा, बस खत्म हो गया। लेकिन अगर यही जनरल मीटिंग है फॉर अ स्पेशल बिजनेस, तो कुछ चीजें ऐड हो जाएगी, कंपनी का नाम, डिटेल्स, डेट, ये तो ठीक है, डियर सर मैम, फिर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हैज बीन शेड्यूल्ड एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, द आइटम टू बी डिस्कस्ड आर, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था दैट AGM, पढ़ाई है ना हमने अच्छे से, कि अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो नोटिस में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्पेशल बिजनेस है तो बताना पड़ता है कि क्या क्या कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो यहां पे आपको लिखना होगा कि क्या स्पेशल बिजनेस है, उन चारों के अलावा अगर आप कुछ और ट्रांसैक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद में योर रिक्वेस्ट इज हाईली दिस योर्स फेथफुली, ठीक है। अब सुना ध्यान से, योर्स फेथफुली वगैरह सब कुछ आ गया, यहाँ पे डेट लिखा तो चलता है, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलता है। यहां पर आते हैं 2 नोट, नोट 1 एंड नोट 2। नोट 1 एक तो प्रॉक्सी का नोट एज इट इज आएगा, that the person who's entitled to attend and vote also has a right to appoint proxy। एक और नोट आता है that explanatory statement has been enclosed, और फिर इसके नीचे आप लिखते हैं annexure, और फिर यहां पे सिंपल 1 करके explanatory statement। सर ये तो बहुत मुश्किल है, मेरा विश्वास मानो मुश्किल नहीं, मेरा विश्वास मानो मुश्किल नहीं। चलो सब बच्चे क्या करेंगे, आंखें बंद करो, सब बच्चे क्या करेंगे, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बैठो एकदम मस्ती में, सबने आंखें बंद कर लेनी चाहिए। देखो बेटा जी, आपको पता है मेरे पास एक ही ताकत है, तो अगर आपने आंखें बंद नहीं की तो मैं उस ताकत का कर लूंगा इस्तेमाल, और फिर आपको परेशानी होगी। अगर मैंने ताकत का इस्तेमाल कर लिया तो परेशानी होगी, कर लूं मैं, गधों। चलो सबको अटेम्प्ट की कसम है, आंखें बंद। जो लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, सब लोग आंखें बंद। अब सुनो मेरी बात को अच्छे से, है ना, आंखें बंद। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट नोटिस। नोटिस हमने पढ़ा पहले, बोर्ड मीटिंग का नोटिस। बोर्ड मीटिंग का नोटिस तो बहुत ही आसान है, कंपनी का नाम, कंपनी के सारे डिटेल्स, यहाँ पे कंपनी का नेम वगैरह लिख देंगे, ठीक है। नेम के बाद में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वापस आ जाएगा डियर सर मैम, उसके बाद में दिस इज द बोर्ड मीटिंग, यू हैव टू कम एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस इज द वेन्यू, ठीक है। योर्स फेथफुली, कंपनी का नाम, ओके, बात खत्म। ये हो गया बोर्ड मीटिंग, बहुत आसान।
इसके बाद में आता है जनरल मीटिंग में भी ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या है कि ना तो आपको ये लिखना होता है कि जनरल मीटिंग में क्या डिस्कस कर रहे हैं, और ना ही नीचे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है, और ना ही उसका नोट देना होता है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में 3 चेंज आ जाते हैं, राइट। अगर ऑर्डिनरी बिजनेस तो बहुत आसान है, कंपनी का नाम, उसके सारे डिटेल, डेट, डियर सर मैम, सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एनुअल जनरल मीटिंग एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस गिवन प्लेस, ठीक है। और उसके बाद में सिंपल लिख दो एक लाइन ऐसी, दैट योर प्रेजेंस इज हाईली रिक्वेस्टेड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कहीं पे भी, आप बोर्ड या जनरल मीटिंग में लिख सकते हो। राइट हैंड साइड पे योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली के बाद में आ जाएगा नीचे आपका नाम, खत्म बात। और एक नोट आ जाएगा किसका, प्रॉक्सी का, एंड देयर बी अ सिंगल नोट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉक्सी। बात ही खत्म, बात ही खत्म। आप समझ रहे हो, एक सांस में खत्म हो गया। और वहीं अगर ये है जनरल मीटिंग स्पेशल बिजनेस का, तो भी सेम, कंपनी का नाम, कंपनी के डिटेल, यहां पर डेट, यहां पर डियर सर मैम, उसके बाद में पूरा सब कुछ, उसके बाद में पूरा सब कुछ आ जाएगा, दैट द जनरल मीटिंग हैज टू बी शेड्यूल्ड, द जनरल मीटिंग हैज टू बी शेड्यूल्ड एट दिस 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 प्लेस। स्पेशल बिजनेस है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा ना कि क्या कर रहे हो। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एन आइटम फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल डायरेक्टर नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस में कवर ही नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्डिनरी बिजनेस में कवर नहीं होता है, वो लिख दिया कि इस कारण से ये मीटिंग हो रही है। आपको यहाँ पे मीटिंग का एजेंडा भी लिखना पड़ता है ना, व्हेन इट इज अ स्पेशल बिजनेस, और उसके बाद में लिख दो कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनक्लोज्ड है, वापस योर्स फेथफुली वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ पे नोट में 2 नोट आएंगे, एक प्रॉक्सी का नोट तो आएगा एक, और एक आएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज अटैच्ड। और नीचे एनेक्स्चर, एनेक्स्चर करके आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाते नहीं बैठना है, सिर्फ एनेक्स्चर नंबर 1 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिख के छोड़ देना। आर वी अंडरस्टैंड, ठीक है, आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया। सो ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं मेरा विश्वास मानो कि पहली बार आप देख रहे हो इससे आपको ज्यादा लग रहा है। अब अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं, देखो सिंपल, यहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप लिख के भी छोड़ सकते हैं, और अगर मान लीजिए एग्जाम में लिखा है क्लियरली, एग्जाम में अगर क्लियरली लिखा हुआ है दैट आपको ड्रॉ करना है नोटिस अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आपने लिखना होगा। अब एक सवाल आता है, आकाश पूछ रहे हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखना है नेक्स्टर के अंदर, तो नेक्स्टर में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपने जो भी आइटम है उसके बारे में 4-5 लाइन, आप इतना बड़ा नहीं लिख पाओगे कभी एग्जाम में, उसके बारे में 4-5 लाइन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखेंगे that Mr. Ramesh, who is a director of the company, is proposed to be removed. He is working in the company for last 10 years, but a few shareholders have given a special notice for his removal owing to his long absence in the last financial year. कुछ भी बना लो मन से कि क्यों उसको निकाला जा रहा है, और 2-3 पॉइंट उसके लिए लिख दो, 2-3 पॉइंट उसके लिए लिख दो। The company is going through a rough patch wherein the company has to reduce its expenses, and one of the act for this is removal of this director. So then यहां पे अंदर आप फिर एक लैंग्वेज बना के कुछ ना कुछ लिख देंगे, और खत्म होता है एंड में फिर सिंपल बाय ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर प्लेस डेट, खत्म। ये अगर आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो समझना मेरी बात को, मैं आपको क्या कह रहा हूं, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अभी आपको टेंशन किस चीज का होता है कि सर यहां क्या लिखेंगे, अरे ये चीज तो जज ही नहीं हो रही ना आपकी, यहां पे बस आपको कुछ ना कुछ लिखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इसी लैंग्वेज में इसी तरह से लिखना है। एग्जीक्यूटिव लेवल पे यू डू नॉट हैव टू फोकस हियर, यू जस्ट हैव टू एंश्योर दैट यू आर गुड विद द फॉर्मेट, यू आर गुड विद द फॉर्मेट। चलो एक बार और बताता हूं, सबसे डिफिकल्ट वाला नोटिस कौन सा होगा, ऐसा नोटिस जो कि जनरल मीटिंग का है और साथ में स्पेशल बिजनेस है। जनरल मीटिंग का नोटिस है एंड दैट टू कौन सा वाला, स्पेशल बिजनेस है, ठीक है बेटा जी। चलो जनरल मीटिंग स्पेशल बिजनेस, ये नोटिस शुरू होगा, सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर कंपनी का सिन, ईमेल आईडी, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, उसका फैक्स नंबर सब लिख दिया, यहां पे डेट लिख दिया, डियर सर मैम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीधा चालू कर दिया, अगर वो स्पेशल बिजनेस है ना तो मान लो ईजीएम है, ठीक है, तो सो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट दिस टाइम एट दिस वेन्यू, खत्म। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज, फिर यहां पे एजेंडा लिख दिया। स्पेशल बिजनेस के नोटिस में लिखना होता है कि क्यों हो रहा है, तो एजेंडा लिख दिया, यहाँ पे एजेंडा भी लिख दिया यहाँ पे हमने। उसके बाद में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज एनक्लोज्ड, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है भाई साहब, ओके। उसके बाद में यहाँ पे योर्स फेथफुली, अपना नाम वगैरह यहाँ पे हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे नोट, नोट आते हैं 2, अगर स्पेशल बिजनेस है तो एक नोट आएगा प्रॉक्सी का, एक नोट आएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हैज बीन अनेक्स्ड,
फिर यहां पे एनेक्स्चर 1 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लिखना है पूरा, तो आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी पूरा लिख दीजिएगा। सिंपल, सिंपल, ओवर डन, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आर यू ऑल अंडरस्टैंड? आर यू ऑल अंडरस्टैंड? इट इज सो इजी दैट यू डोंट हैव टू वरी। मतलब आप इस पे अगर एक्स्ट्रा समय दे रहे हो, इट इज नॉट वर्थ इट। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ ये सारे फॉर्मेट्स हैं। आर यू पीपल अंडरस्टैंड? नहीं, आप क्या करो, अभी शांति से बैठो और शांति से बैठकर देखो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है तो क्या होगा। बोर्ड मीटिंग का नोटिस होगा तो ये होगा। ओके, जनरल मीटिंग का नोटिस है जहां पे ऑर्डिनरी बिजनेस है तो क्या होगा। और तीसरी चीज, जनरल मीटिंग का नोटिस है और कौन सा बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस है तो क्या होगा। जनरल मीटिंग का नोटिस है और बिजनेस कैसा है, स्पेशल बिजनेस है तो क्या होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है क्या बेटा जी? दिस इज नहीं, अकेले बैठो और सोचो अभी शांति से कि ये है बोर्ड मीटिंग का नोटिस है। बोर्ड मीटिंग का नोटिस है तो कंपनी के डिटेल्स आ गए, कंपनी का नाम, कंपनी के सारे डिटेल, बहुत सारी चीज़ डाल दूंगा एक एक लाइन में। डेट, डियर सर मैम, डियर सर मैम हो गया। उसके बाद में मीटिंग इस जगह पे होने वाली है, आप इस टाइम पे होने वाली, सारी डिटेल्स हो गए। उसके बाद में योर रिक्वेस्ट इज हाईली रिक्वेस्टेड, योर प्रेजेंस इज हाईली रिक्वेस्टेड, योर्स फेथफुली, खत्म, खत्म, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। जनरल मीटिंग आ गया तो जनरल मीटिंग के अंदर ये सब लिखते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस है ना, तो यही सब चलेगा। और यहाँ पे बस एक नोट आ जाता है प्रॉक्सी का, कि जो भी व्यक्ति आ सकता है उसको प्रॉक्सी अलाउड है। क्योंकि बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है ना, जनरल मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड है। ठीक है, और अच्छा लगता है तो बोर्ड मीटिंग में आप नोट लिख सकते हो कि आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली भी अटेंड कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, बट पहले इन्फॉर्म करना है। ऐसा आपको आगे और बहुत कुछ भी लिखना है तो फिर सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जनरल मीटिंग, वो भी कौन सा, स्पेशल बिजनेस। बिकॉज इसके अंदर आपको ये आइटम भी लिखना है कि क्यों होगा, और उसके बाद में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के रेफरेंस भी देने। तो अगर मैं उसकी बात करता हूं, जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन विद वेयर द बिजनेस इज स्पेशल बिजनेस, कंपनी का नाम, डिटेल्स, डेट, डियर सर मैम, द ईजीएम हैज टू बी कंडक्टेड ऑन दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस वेन्यू। ठीक है, द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज करके वहां पे जो भी पर्पस लिख दिया। ठीक है, हमारे जो भी चीज कर रहे हैं हम वो लिख दी। उसके बाद में आपने लिख दिया द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इनक्लोज्ड, और फिर वहां पे नीचे योर्स फेथफुली डियर सर मैम हो गया, सब कुछ हो गया। फिर नोट, यहाँ पे दो नोट आ जाएंगे, एक तो प्रॉक्सी का नोट जो हमेशा आता है जनरल मीटिंग नोटिस के लिए, और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज अटैच्ड, ये भी लिख देंगे। और लास्ट में एनेक्स्चर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। हाँ, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बेटा जी? आर यू ऑल विथ मी? जस्ट टेल मी, आर यू वेरी कंफर्टेबल? मतलब मेरी क्या अपेक्षा है अभी आपसे, मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये 4 ड्राफ्ट अच्छे से हो गए। नोटिस ऑल्सो ऑफ बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑल्सो ऑफ जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग में भी 2 तरह के नोटिस, फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस एंड फॉर स्पेशल बिजनेस। अरे आई टेल यू, आप एक बार फॉर्मेट ही बना दोगे ना तो आपको आधे मार्क्स तो वहीं मिल जाते हैं। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं तो एक बार फॉर्मेट। बट हाँ, गलती मत करना, कोई बच्चा सिर्फ फॉर्मेट बना के आ गया, सर आपने बोला था ना फॉर्मेट, ऐसा बना के आ गया मैं, आपने बोला था ना एग्जीक्यूटिव में फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, तो मैं ऐसा फॉर्मेट बना के आ गया। कैसा फॉर्मेट? ये इस प्रकार से लिख के आ गया। नहीं, आप खाली नहीं छोड़ सकते कोई भी जगह, वहां पे जो मन में है वो लिखो, वो जो मन में है लिखो। रजिस्टर्ड ऑफिस, अरे शुभम शुक्लेचा मार्ग, बिल्डिंग नंबर 4411006, जो मन में आए लिखो, बट आपको वहां पे कुछ ना कुछ कंटेंट लिख कर आना। The examiner should be confident that the person is fair, has a fair about idea about the format. And professionals के अंदर वैसे भी सौम्या मैम आपको इतना डेप्थ में पढ़ाएगी ड्राफ्टिंग कि आपको आनंद आ जाएगा। वहां पे आता है कि ड्राफ्टिंग के कंटेंट पे फोकस, एग्जीक्यूटिव में ड्राफ्टिंग के कंटेंट पे फोकस नहीं है, ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट पे फोकस है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये 5 फॉर्मेट आपके दिमाग में एकदम क्लियर है, और एग्जाम के एक दिन पहले आपको 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट में आप ये 5 फॉर्मेट देख पाएंगे। इज एवरीवन विथ मी? Is everyone with me? क्लियर है क्या बेटा जी? चल, अलीशा यस, प्रिंसिपल यस, क्लियर है बेटा जी सब लोग? यस 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 यस। चलो, तो इसके बाद में एक और फॉर्मेट है जो मैं आप चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें। एक और फॉर्मेट है जो मैं आप चाहता हूं पढ़ें, उसका इतना लोड नहीं है, बट फिर भी जब पढ़ी रहे तो पढ़ी लो। ये और दिया मैंने यहाँ पे स्पेशल बिजनेस में 3 का एग्जांपल दिया, फिर रिजॉल्व दैट, फर्दर दैट, ये सब भी लिखा हुआ है। तो आप एकदम यू कैन मेक इट इजी, बिकॉज अगर आप इसको एग्जाम में इतना लिखने जाओगे ना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस ड्राफ्ट को
अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हो तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे, इसको अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हो तो 20 मिनट लग जाएंगे, तो खुद से लिखने में तो टाइम ज्यादा ही लगेगा, सोच सोच के लिखोगे। एग्जाम में भाई साहब क्या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप क्या 20-25 मिनट लगाओगे क्या? एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एग्जाम में होते हैं सिर्फ 6 मिनट, सिर्फ 6 मिनट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन के अंदर आप अगर इतना लिखने जाओगे सो यू गोइंग टू एक्चुअली यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर, और वो 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन छूटेगा जिसमें आपको एक्चुअली 4 मार्क्स मिल सकते थे, कहां ये एक आधे मार्क्स के चक्कर में। तो ड्राफ्टिंग को एंड में एकदम शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से करके आगे बढ़ना। चल एक और चीज है मिनट्स। तो मिनट्स वगैरह एग्जाम में आए नहीं है कभी, बट इट इज जस्ट कि अगर गलती से भी कभी आ गए, इंस्टीट्यूट हैज नेवर आस्क्ड मिनट्स पे क्वेश्चन, बट इफ इट ऑल दे एवर आस्क यू ओवर मिनट्स सो देन यू शुड बी वेल अवेयर। तो इसके कारण मिनट्स पे भी एक बार बात कर रहा हूं, फोकस करना अच्छे से। मिनट्स, ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो मिनट्स में कैसा होता है, पहले एक हेडिंग दे देते हैं, मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द फर्स्ट मीटिंग एज ऑन दिस कंडक्टेड एट दिस टाइम, ऐसा सिंपल। तो ये एक हेडिंग है कि मिनट कौन सी मीटिंग की है। These are minutes of the general meeting या फिर of the board meeting which was conducted at the registered office on this date at this time, बस। उसके बाद में the following were present कि कौन कौन था, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स है तो following are present। जनरल मीटिंग में भाई 500 लोग आए तो 500 लोगों का नाम थोड़े लिखते बैठोगे यहाँ पे। तो बोर्ड मीटिंग के नोटिस मिनट्स में कौन कौन लिखे, मिनट्स का मतलब आएगा, हर एक बच्चे को बहुत क्लियर है, मीटिंग के जो पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं उसे हम मिनट्स बोलते हैं, उसे हम मिनट्स बोलते हैं, ठीक है। So the following are present, Mr. R in the chair, Mr. B and Mr. C। उसके बाद में अब क्या हुआ मीटिंग पे, तो कुछ भी ऐसा, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन कि मीटिंग में चेयरमैन अपॉइंट किया, एक पढ़ते हैं अच्छे से। ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का चेयरमैन, मिस्टर ए वॉज यूनानिमसली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन ऑफ द कंपनी, एज पर आर्टिकल 55 ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट चेयरमैन ऑफ द कंपनी, द बोर्ड कंसिडर्ड एंड इट वॉज रिजॉल्व दैट पर्सन टू आर्टिकल 55 मिस्टर ए इज हियर बाय अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो मीटिंग के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, उस मीटिंग का चेयरमैन बना और कंपनी का भी चेयरमैन डिसाइड हुआ। मिस्टर ए को मीटिंग का भी चेयरमैन बनाया गया, मिस्टर ए को कंपनी का भी चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बीइंग सिंस इशूड बाय आरईसी वाज प्लेस्ड ऑन द टेबल एंड टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय द बोर्ड। ऑन रिकॉर्ड लिया जाता है कि हाँ ये आ चुका है, कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है। देन एमओए एओए के एमओए एओए भी टेकन ऑन रिकॉर्ड के आ चुके हैं बनके। कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स है तो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर को हमने अपॉइंट कर दिया। रजिस्टर्ड ऑफिस यहां पर है हमारा, फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो कौन सा करने वाले, 1 अप्रैल 31 मार्च। अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील एंड देन लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स, प्लेस, डेट एंड चेयरमैन। सुनना बहुत अच्छे से, एग्जाम में अगर मिनट्स आ जाता है कभी और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का ही आ जाता है तो आपको ये 8 पॉइंट नहीं लिखने, इन 8 में से आप कोई भी 3-4 पॉइंट अपने पसंद के लिख दो, कोई भी 3-4 पॉइंट अपने पसंद के लिख दो। सिंपल कि पहले सबसे पहले क्या, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील, वोट ऑफ थैंक्स, बस काफी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्मेट का एंड कैसे होगा। लास्ट पॉइंट आप लिखोगे वोट ऑफ थैंक्स, द मीटिंग एंडेड विथ वोट ऑफ थैंक्स, ये आप लिखोगे मिनट्स के एंड में। फिर प्लेस, डेट एंड चेयरमैन, बस। प्लेस डेट क्या होता है, मिनट्स के, मिनट्स जब बनाए, नॉट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के 10 दिन बाद मिनट्स बने तो उसके के मिनट बने हैं इस दिन इस जगह पे, तो रजिस्टर ऑफिस लिख दो और मीटिंग के 4-5 दिन बाद की डेट डाल दो। तो एंड में ध्यान रखना है, शुरुआत में ये ध्यान रखना है बोर्ड मीटिंग के, बस ये फॉर्मेट ध्यान रखना हो गया। शुरुआत में दैट दीज आर मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग कंडक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट दिस पर्टिकुलर टाइम एट दिस पर्टिकुलर वेन्यू एंड दीज पीपल वर प्रेजेंट, बस बस इतना सा। ये बीच का जो है ये आप जैसे ठीक लगे वैसे लिख सकते हो। लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स कर दिया, प्लेस, डेट एंड चेयरमैन। What I'm trying to say बच्चा लोग is that आपके फॉर्मेट्स जो है ना वो एक बार माइंड में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए एंड आई रियली रिक्वेस्ट दैट यू शुड नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ड्राफ्टिंग, कि ड्राफ्टिंग पे बिल्कुल समय वेस्ट मत करो, पूरा फोकस अपने कंटेंट पे रखो। बिकॉज पेपर 100 मार्क्स का, 120-25 मार्क्स का पेपर आएगा और 5 मार्क्स का 7 मार्क्स मैक्सिमम अपर एंड पे कह रहा हूँ ड्राफ्टिंग आ जाएगा, हो सकता है भी नहीं। तो इसके ऊपर आपने ज्यादा समय, और ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये बस आपने वीडियो देख लिया ना, ये वीडियो देख लिया और मैं एक चीज आपको रीड करने का बोलूंगा, ये वीडियो देख लिया और वो रीड कर लिया ना, ये वीडियो आपका कितना जा रहा है, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं 1 आवर से कम का वीडियो जा रहा है, राइट। 1 आवर से कम का वीडियो जा रहा है आपका, तकरीबन 1 आवर क्रॉस हो सकता है, छोटा मोटा इसलिए, और साथ में ये आपको रीड करने में लगेंगे मैक्सिमम 1 आवर। तो 1 आवर लेक्चर का, 1 आवर जो मैं दे रहा हूं इसका 2 आवर से ज्यादा आपको ड्राफ्टिंग पे देना ही नहीं, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन योर रेगुलर कंटेंट, उसको पढ़ना है, उसको रिविजन करना, जो हमने इतना सारा पढ़ा है उसे ही पढ़ना है, उसी को रिविजन करना अच्छे से। बिकॉज यहाँ पे इट इज मतलब
At executive, I don't even see the sense of ICSI asking question on drafting. I don't see that logic. कि ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज ड्राफ्टिंग आप पढ़ा ही प्रोफेशनल लेवल पे रहो। या तो एक्चुअली आप रखो 40 मार्क्स का ड्राफ्टिंग, पेपर डिवाइड करो कि 40 मार्क्स का ड्राफ्टिंग रहेगा, उसको प्रॉपर्ली पढ़ाया जा सकता है ना, देन जस्टिस के साथ में। यहाँ पे एनीवेज आई टेल यू, द रेगुलर बैच ऑफ कंपनी लॉग रन्स फॉर 140 आवर्स। 140 आवर्स का तो रेगुलर कंटेंट ही हो जाता है बेटा जी। फिर उसमें ड्राफ्टिंग अगर आप एक्सपेक्ट करोगे 40 आवर्स का, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। एंड स्टूडेंट के लिए भी वो अनरीजनेबल होता है। बट सिंस देखो यार, आईसीएसआई पे अपन ऐसे नहीं सोच सकते ना कि आईसीएसआई पूछ लिया तो उस तो के लिए हमको रेडी होके जाना, उस तो के लिए हमें रेडी होके जाना। समझना, जहां जहां पे फॉर्मेट्स थे वो मैंने आपको पढ़ाया, ये 5 हमने पढ़े, इसके बाद में मिनट्स भी बताया मैंने आपको। ये सब वो है जहां पे फॉर्मेट्स है, जहां पे फॉर्मेट है। हाँ, ये फॉर्मेट ओरिएंटेड है। इसके अलावा वो लोग कुछ भी ड्राफ्टिंग बोल सकते हैं आपको कि ये भी ड्राफ्ट करो, वो भी ड्राफ्ट करो। तो कोई भी ड्राफ्टिंग पूछ ले तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व दैट, एंड में प्लेस डेट एंड सिंपल तरीके से आपको रख देना है। मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाता है जिसका आपको फॉर्मेट नहीं पता है, मतलब कुछ भी कह दिया, कोई भी नई चीज आ गई, तो आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। कोई नया फॉर्मेट आ गया, नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, ये रखो, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, ये लिखा, और यहां पे सिंपल डेट, प्लेस, और यहां पे आपका साइन। आपका साइन मतलब आपका नाम लिख दो, तो XYZ ABC ऐसा। अगर एग्जाम में कोई भी फॉर्मेट आता है जो आपको नहीं आता है तो इस तरह से लिख के आना है। इस तरह से मतलब गधों, यहां पे कुछ लिखोगे आप तो एग्जाम में क्वेश्चन में जो भी दे रखा होगा उसके बारे में जो मन में है लिख दो। फिर nobody is going to read it also, जो मन में है लिख दो, that resolve that this has to happen, this has to happen, this has to happen, resolve further that this also has to happen, this has to be done, CS को respond resolve that CS has to be done, this resolve that we have filed all the things। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इस तरह से। तो अगर कोई फॉर्मेट आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं देखूं, फोकस करना अच्छे से, दिस इज सफिशिएंट। इसके बाद में मैंने क्या किया है, इसके बाद में आपके नोट्स खत्म नहीं होते। देखो, फ्रॉम हियर वी हैव एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द मॉड्यूल, तो जस्ट रीड द स्पेसिमेन ड्राफ्ट एंड इग्नोर रिमेनिंग पार्ट। कैसा है, इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में चैप्टर के एंड में कुछ ड्राफ्ट दे रखे, राइट, और वो भी अभी लेटेस्ट ही, थोड़े समय पहले ही दिए। तो चैप्टर के एंड में कुछ उन्होंने ड्राफ्ट दे रखे, पहले इतने सालों से मॉड्यूल में नहीं थे, अभी थोड़े समय पहले उन्होंने ऐड कर दिए। तो आपने ड्राफ्ट भी याद नहीं करने, सिर्फ एक रीड करके जाना है कि अगर गलती से एग्जैक्ट ड्राफ्ट पूछ लिया तो यू विल बी एबल टू यूज द फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिमेन ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो देखो, बोर्ड रेजोल्यूशन तो हम देख ही चुके हैं, तो हम हमारे फॉर्मेट से लिखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, बोर्ड रेजोल्यूशन, पर्पस, पासिंग अथॉरिटी, नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन, रिजॉल्व दैट, रिजॉल्व फर्दर दैट, हम हमारे तरीके से लिखेंगे। अब देखो, कुछ और आ गया। ऐसा एग्जाम में कुछ भी नया आ सकता है। स्पेसिमेन ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूविंग रजिस्ट्रेशन, तो ये बोर्ड रेजोल्यूशन ही, ये स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया, तो ठीक है। अब देखो, स्पेसिमेन शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। अब आई डोंट थिंक दे आर एवर गोइंग टू आस्क यू दिस इन द एग्जामिनेशन, दे विल नेवर आस्क यू कि शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट बना के बताओ, दे शुड नेवर आस्क यू। इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं बेटा जी, मतलब आई हैव रिटन अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट के ना, CS के, आई नो भाई, वो एक आधा क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे थे जो बच्चे ने कभी सोचा ही नहीं। तो आई विल नॉट से कि इंस्टीट्यूट कैन नॉट आस्क, इंस्टीट्यूट में आस्क, बट आइडियली दे शुड नॉट आस्क। भाई सत्य है, इंस्टीट्यूट पूछ लेगा। देख लेते हैं क्या है स्पेसिमेन शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। तो अभी बोले एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट कैसा होता है, तो दिस अग्रीमेंट मेड ऑन दिस डे बिटवीन दिस ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड मिस्टर बी ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो कोई भी अग्रीमेंट आता है तो ऐसा लिख दो, दिस अग्रीमेंट इज एंटर्ड बिटवीन मिस्टर आकाश ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मिस्टर भानु ऑफ द सेकेंड पार्ट, ऐसा। और आकाश के थोड़ी डिटेल्स, भानु के थोड़ी डिटेल्स। कोई भी अगर अग्रीमेंट एग्जाम में आता है तो अग्रीमेंट मल्टीपल पार्टीज के बीच में होता है, तो हमेशा एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बारे में नाम लिखो, तो इससे आपका आधा पेज तो ऐसे ही फिल हो जाता है। तो कभी भी अगर एग्जाम में कोई अग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग आ जाए, तो कोई भी अग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग आए तो आप इसी तरह से शुरू करेंगे। अग्रीमेंट का नाम शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, दिस अग्रीमेंट इज एंटर्ड बिटवीन आकाश, डिसाइडिंग एट एज, क्राइटेरिया, प्रोफेशन, ये सब लिख दिया, पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड भानु, एज, क्राइटेरिया, डिसाइडिंग एट, एड्रेस, ये सब लिख दिया, पार्टी ऑफ द सेकेंड पार्ट, पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पार्टी ऑफ द सेकेंड पार्ट, ऐसा। तो इससे आपका एक कोई भी अग्रीमेंट हो तो उसकी शुरुआत ऐसी होती है, ठीक है। उन्होंने साथ में क्या किया है,
दिस पार्ट प्लस दिस पार्टी प्लस दिस पार्टी, तो 3 पार्टी ली उन्होंने, अपन 2 पार्टी भी एग्जाम में ले सकते हैं। फिर वेयरएस और फिर कुछ क्लॉजेस लिख दी, खत्म। अभी कंटेंट रेलेवेंट नहीं, बस आपको वेयरएस करके 1-2 क्लॉजेस लिखना है, ठीक है। इट इज हियर बाय अग्रीड बिटवीन द पार्टीज 1 2 3 4 5 6। अब सुनो मेरी बात को, इससे अगर ये कहां से, मैं बताऊं कहां तक चल रहा है ये, यहां तक, एंड में साइंड एंड डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ दिस साइंड एंड डिलीवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, खत्म। ये अगर आप कॉपी भी करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको इसे कॉपी पेस्ट करने में 45 मिनट्स लगेंगे। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट को कॉपी पेस्ट करने में 45 मिनट्स लगेंगे, तो बेटा जी इसको एग्जाम में खुद से लिखने में तो 1 घंटा लिखेगा। 5 मार्क्स के लिए 1 घंटे तक एग्जाम में लिखते बैठोगे क्या? तो सुनो बेटा जी, ना तो ऐसा पूछा जाता है, पूछा जाता है तो आपको ये लिखना भी नहीं है। आपको कैसे लिखना है, आपको सिर्फ ये शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बिटवीन दिस एंड दिस, उसके बाद में यहां पे 3-4 क्लॉजेस लिख दो बस, कोई से भी, क्या ABCD करके थोड़े क्लॉजेस। एंड में, अब फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है ना, तो एंड में सिंपल साइंड साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ AB। देखो मैं थोड़ा बेटर तरीके से करता हूं, बहुत ज्यादा रफ दिख रहा है ना। पूरा एग्रीमेंट यहां पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद में यहां पे अग्रीड एंड साइंड, अग्रीड एंड साइंड AB। उसके बाद में यहीं पे नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा दोनों साइड लिखने की जरूरत नहीं, एक साइड भी लिखा, इन द प्रेजेंस ऑफ CD। विटनेस होते हैं ना अग्रीमेंट में, तो अग्रीमेंट एंड इस तरह से होता है। और फिर यहां पे लिख दो भले डेट प्लेस, खत्म। डेट प्लेस भी इसी के नीचे लिख दो, और तो कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं आपको। तो डेट प्लेस उसी के नीचे, डेट एंड प्लेस। तो समझना, एग्जाम में अगर कोई भी अग्रीमेंट आ जाए, अब ये मत घबराना मत कि सर यार ये तो ऐसे कैसे लिख पाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको एकदम रेयर पॉसिबिलिटी में लेके चलूंगा, अगर पूछ लिया तो। अगर उन्होंने गलती से कोई भी अग्रीमेंट पूछ लिया तो सिंपल देखना कि ये A एंड B, दिस अग्रीमेंट इज एंटर्ड बिटवीन A, उसके डिटेल्स पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, एंड B, उसके डिटेल्स पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट। और फिर यहां पे द अग्रीमेंट रीड्स एज फॉलोज करके 4-5 कुछ भी क्लॉज लिख दो। एंड में फिर वापस अग्रीड एंड साइड AB इन द प्रेजेंस ऑफ C एंड D। मैं आपको कह रहा हूं कि ये भी लिखोगे ना तो आपका 1.5 पेज चला जाएगा, ये भी लिखोगे तो 1.5 पेज चला जाएगा। और 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन में उससे ज्यादा क्या लिखोगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर कोई भी अग्रीमेंट आ गया तो दिस इज हाउ यू टू एंश्योर दैट यू राइट द अग्रीमेंट। और ये मैंने पूरा फिर नोट्स के अंदर, पूरा मॉड्यूल के अंदर जहां जहां पे भी कोई ड्राफ्ट है सब यहां दिया है, ताकि आपको मॉड्यूल ओपन नहीं करना पड़े। फिर असाइनमेंट ऑफ शेयर्स का, स्पेसिमेन डीड ऑफ असाइनमेंट ऑफ शेयर्स, सिंपल। तो सिंपल कैसा लिखा, दिस असाइनमेंट इज मेड ऑन दिस पर्टिकुलर डे बिटवीन दिस एंड दिस। उसके बाद में द डीड विटनेसेस की जगह लिख सकते हो द अग्रीमेंट हैज द फॉलोइंग क्लॉजेस, ठीक है। द अग्रीमेंट रीड्स एज फॉलोज, फिर उनके बीच में कुछ भी लिख दो कि दिस पर्सन इज असाइनिंग दिस टू दिस पर्सन। एंड लास्ट में ऑफिस वही कि अग्रीड एंड साइंड, और उस व्यक्ति का फाइन, उस व्यक्ति का नाम, उसके साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ, और उस व्यक्ति का साइन। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ये यहां पे तो इन्होंने अपना ही खुद का फॉर्मेट दिया है। इनका फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं, असाइनमेंट ऑफ शेयर्स का। इनका फॉर्मेट देख लेते हैं असाइनमेंट ऑफ शेयर्स का। ऐसे जितने फॉर्मेट देखोगे उतने कम है, बट यार एक मटका है, सट्टा, क्या पता वो लोग एग्जाम में किससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, राइट? सो वी नेवर नो, सो टू बी ऑन सेफर साइड वी हैव टू सी एवरीथिंग पॉसिबल, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। हर चीज देख के जाओ तो यार रिस्क नहीं है। स्पेसिमेन डीड ऑफ असाइनमेंट ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, एक व्यक्ति शेयर्स को असाइन कर रहा है। दिस असाइनमेंट इज मेड ऑन दिस डे, मतलब 25th डे ऑफ मार्च 2020 बिटवीन AB, सन ऑफ दिस पर्सन, उसके डिटेल्स ऑफ वन पार्ट, एंड CD ऑफ दिस ऑफ द अदर पार्ट। जैसे कि अपने पढ़ा ना कि दिस अग्रीमेंट इज एंटर्ड बिटवीन A, उसके डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, एंड B, उसके डिटेल्स ऑफ द सेकंड पार्ट, सेम है। द डीड विटनेसेस एज फॉलोस, यहां पे आप लिख सकते हो द अग्रीमेंट रीड्स एज फॉलोस, और फिर यहां पे आप अग्रीमेंट का कंटेंट अपने हिसाब से लिख सकते हो दैट दिस पर्सन इज गिविंग दीज शेयर्स, जिसका अमाउंट इतना है, पेड अप शेयर कैपिटल इतना है टू दिस पर्सन, ठीक है। और एंड में विटनेस असाइनर ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर अग्रीड एंड साइन करके 2 लोगों का नाम जिनका ऊपर पार्टी है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ करके 2 लोगों का नाम। So there is no format, but whenever there is an agreement, you have to ensure कि agreement has been entered between A, उसके डिटेल्स लिख दो। डिटेल्स में 3-4 लाइन खा जाओ ना, उसके रिसाइडिंग एट, प्रोफेशन ऐसा है, सन ऑफ, एज, सब चीजें लिख दो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में 3-4 पॉइंट लिख दिए क्लॉज के, और एंड में साइंड एंड अग्रीड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर डेट और टाइम, डेट और टाइम भी आप लिख सकते हो। तो देन देयर इज नो एंड टू इट।
फिर अगला है स्पेसिमेन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो ठीक है, हमें पता है। रेजोल्यूशन देख लेंगे, हमने जैसे फॉर्मेट पढ़ा है उसी को पढ़ेंगे, फिर आप रेजोल्यूशन में इधर नहीं आएंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन भी इधर नहीं देखेंगे, अपना बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ है। नोटिस ऑफ बुक क्लोजर, हमें अपना नोटिस पता है, अपने फॉर्मेट से लिखेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स, देखो इतना सा है तो अपन अपने फॉर्मेट से लिखेंगे, अपना फॉर्मेट बेटर है ऊपर जो मैंने बनाया, और बस इतना सा पढ़। तो सुनो मेरी बात को अच्छे से, आपके एग्जाम में क्या क्या ड्राफ्टिंग के तौर पे वो लोग पूछ सकते हैं, फार फेचेड तरीके से भी। देखो बेटा जी, वो पूछ सकते हैं, चलो फ्रेश तरीके से करता हूं अच्छे से। चलो अब मैं फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, बेटा जी फोकस करना। व्हाट कुड बी द पॉसिबल क्वेश्चंस ऑन ड्राफ्टिंग? दे कुड आस्क यू फॉर ड्राफ्टिंग resolution for board meeting. They could ask you resolution for general meeting. They could ask you notice for board meeting. They could ask you notice for general meeting for ordinary business. Notice for general meeting of स्पेशल बिजनेस। ध्यान रखना स्पेशल बिजनेस वाला कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। दे कुड आस्क यू मिनट्स, समझना। 7th, दे कुड आस्क यू एनी अग्रीमेंट। यू आर रेडी टू आंसर एनी अग्रीमेंट। भाई साहब कोई भी अग्रीमेंट आ गया, द अग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड बिटवीन ए दिस डिटेल्स पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड बी दिस डिटेल्स पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट। द अग्रीमेंट रीड्स एज फॉलोस, 4-5 पॉइंट लिखे, जो भी 2-3 पॉइंट लिखे, एंड एंड में agreed and signed A and B in the presence of CD। खत्म डन संपला। समझो ये अग्रीमेंट कोई भी आएगा तो आप ऐसे अग्रीमेंट, कोई सा भी अग्रीमेंट आगे आप लिख सकते हो, मेरा विश्वास मानो विल गेट द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स। एंड देन कम्स 8th, हमने जो लास्ट में असाइनमेंट डीड देखा है ना, असाइनमेंट डीड। ये 8 प्रकार के एग्जाम के अंदर आपसे ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर क्या आप लिख के दे सकते हो कि 8 प्रकार के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे? लोग आई टेल यू ICSI वुड नेवर स्टॉप टू सरप्राइज यू। वो एग्जाम में कुछ भी एफिडेविट कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, कोई मान धर्म नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट आपने प्रिपेयर होकर इसी के लिए जाना, बिकॉज इसके अलावा अगर आप बाकी प्रिपेयर करने जाएंगे तो कोई अंत ही नहीं है, फिर वो प्रोफेशनल के ड्राफ्टिंग के सिलेबस से कहीं से भी पूछ लेता है, राइट? सो आई बिलीव एज ए स्टूडेंट दिस इज द मैक्सिमम यू कैन डू। एंड द नोट्स विच आर गिवन यू ना, कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देगा बच्चों को, बस ये नोट्स देख लो, इसके अलावा कोई और चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज मतलब वही है ना कि करने में हम इस पे दिन भर पढ़ सकते हैं, बट देन देयर इज नो एंड टू इट। एंड एग्जीक्यूटिव के बच्चों को मैं समझता हूं कंप्यूटर इज एनीवे वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो उन सबको छोड़ के यहां पे इतना टाइम इन्वेस्ट करना इज नॉट वर्थ इट। बस ये कर लो, दिस कवर्स ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग। ओके पीपल, चल आकाश एक ऐसा सवाल पूछ रहे हो आप बेटा जी, कैसी बातें कर रहे हो? एग्जाम सिर पे और आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। इन बोर्ड मीटिंग ऑल बिजनेस आर स्पेशल ऑर्डिनरी। बोर्ड मीटिंग के अंदर बाइफर्केशन नहीं होता है, जनरल मीटिंग के अंदर बाइफर्केशन होता है स्पेशल और ऑर्डिनरी बिजनेस का। बेटा जी क्या कर रहे हो आप? जनरल मीटिंग के अंदर बाइफर्केशन होता है स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस का। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, उसके अलावा सारे के सारे स्पेशल बिजनेस है। ठीक है बेटा जी, ठीक है। सो दिस इज ऑल विच आई वांटेड यू टू सी। बस ये वीडियो अच्छे से देख लिया और एक बार उन नोट्स का ग्लांस दे लिया, यू आर मोर देन डन। ये अभी तो आपको पढ़ते टाइम 1 घंटा लगाना है, अच्छे से पढ़ लेना है। एग्जाम के 1 दिन पहले टाइमर लगा के 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है ड्राफ्टिंग को। 10 मिनट में जो मेरे नोट्स है बस उसको गो थ्रू कर दिया, हाँ ये फॉर्मेट है, 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 बात खत्म। क्लियर है? और बस ये 8 पॉइंट कहीं पे लिख लेना कि एग्जाम में इन 8 पॉइंट में से ही एग्जाम में ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आने की सबसे प्रबल संभावना है, तो कहीं पे भी लिख लेना बस। क्लियर बेटा जी? चल, if there is anyone of you who would want to ask any query, feel free to ask people, feel free to ask। कुछ भी चीज पूछना चाहते हो तो एकदम मस्ती में पूछो, ओके? पूछो यार। And otherwise, thank you so much for your nice patience, and I hope this video would be really fruitful for you. This would sincerely save some time of yours in the examination। बेटा जी ये एग्जाम में समय जरूर बचाएगा आपका, ठीक है ना? तो अभी आप इसको लेकर ड्राफ्टिंग को लेकर इतना सारा पढ़ना पड़ता है, उससे बेटर है इतने में आपका सिंपली में सब कुछ कवर हो जाता है। तो एग्जाम में ट्रस्ट में आप क्या नाम है बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। एंड सेकंड है समझो ना,
5 का क्वेश्चन है, उसमें मिलने 3 है, राइट? तो उस पर इतनी मेहनत करके 3 लेना, इससे बेटर है कि वो समय कहीं बेटर जगह पे इन्वेस्ट करोगे ना और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और ऐसा नहीं है ना नॉलेज लुकआउट से मैं कुछ ढंग से पढ़ा रहा हूँ, आई माई सेल्फ अग्री नॉलेज लुकआउट से 0 पढ़ाया है, क्योंकि नॉलेज लुकआउट तो आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा ना कि वो रिजॉल्व दैट भी क्यों लिखते हैं, कब से लिखते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, और वो सब प्रोफेशनल पे आता है, राइट? सो दैट इज द रीजन आई हैव टू टेक इट इन द मोस्ट समरी फैशन। मेरे यहाँ पे क्या बच्चे के लिए कम से कम समय में ड्राफ्टिंग बच्चे का एग्जाम का क्वेश्चन हैंडल हो जाए, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। ओके बेटा जी, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। Thank you so much for your nice patience, and I'm here for your queries. Don't worry.